हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके साथ मैट्रिमोनियल विवाद हो चुके हैं, यानी कि आपके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेशेंस। और मैंने ये देखा है कि भाई आज के समय पे पेशेंस किसी में भी नहीं है। और इवन जब किसी को कहा जाता है कि भाई थोड़ा वेट करो, रुक जाओ, थम जाओ, तो सामने से रिप्लाई आता है तो सर क्या हम बैठे रहें, वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बैठे रहें, हमें कुछ तो करना होगा। अब वो कुछ तो करने के चक्कर में आदमी गड़बड़ कर जाता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप बोलोगे कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, एडवोकेट क्या करेगा आपकी तरफ से? भाई डाइवोर्स का केस डलवा देगा या सेक्शन 9 डलवा देगा। यही तो रेमेडी है, और तो इनिशियल लेवल पे कुछ होता नहीं है। तो ये दोनों चीजें करने से बेहतर है कि आप वेट करो। अब क्यों वेट करें, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अगर लड़की आपके ऊपर कुछ कर रही है तो सबसे पहले आपका यह बनता है कि आप देखो कि उसने क्या किया, समझो, परखो उसने क्या स्टेटमेंट्स दी। आप पहले ही शुरू हो जाते हो, आने दो ना उसकी तरफ से जो भी आ रहा है, मेंटेनेंस आ रहा है, डीवी का केस आ रहा है, 498A की एफआईआर आ रही है, पहले सब आ जाने दो, देख लो आराम से, और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। हम क्या करते हैं कि जैसे वो अपनी तरफ से कौशल में कंप्लेंट डालती है, कुछ करने के चक्कर में हम एक एप्लीकेशन बना करके कभी पुलिस को डाल देते हैं, कभी कमिश्नर को डाल देते हैं, कभी कोई लीगल नोटिस उसको भेज देते हैं, कभी सेक्शन 9 लगा देते हैं, कभी डाइवोर्स का केस कर देते हैं। और कितने सारे लोग यहाँ लाखों की संख्या में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ये काम किए और उसके बाद इतना पछताना पड़ा कि कोई हद नहीं। पता नहीं कितने लोगों से एडवाइस ले चुके होंगे अब तक कि साहब क्या करें, फंस गए। फंसे इसलिए क्योंकि गलत समय पे गलत स्टेप लिया। सेक्शन 9 के बारे में बहुत खोल खोल करके बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूं कि सेक्शन 9 का कोई मतलब आज के समय पे है नहीं। सेकेंडली, डाइवोर्स का जो केस होता है वो आप अपनी तरफ से डालते हो डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन होता क्या है, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। अगर आपका शहर अलग है तो सबसे पहले तो वो डाइवोर्स के केस को अपने प्लेस पे ट्रांसफर करा लेती है। दूसरा, ट्रांसफर होने से पहले उसमें स्टे लगता है, और कम से कम एक साल तक आपका केस स्टे में पड़ा रहता है, आपका टाइम खराब होता रहता है, मिलता कुछ भी नहीं। और जब स्टे हटता है तो केस ट्रांसफर हो जाता है दूसरी सिटी में, फिर आपको अपने केस के लिए भी उसकी सिटी में जाना पड़ता है। सेकंड, जब डाइवोर्स का केस शुरू ही होता है, वो रिप्लाई भी फाइल करने से पहले सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा देती है, लाओ भैया मेरे को केस का भी खर्चा दो और मेरे को पर मंथ भी इतना दो। अब पहले सेक्शन 24 डिसाइड करती है कोर्ट, उसके बाद बाकी का डाइवोर्स का केस चलता है, तो वहां पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्चा बन जाता है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपको देने पड़ जाते हैं। मिला क्या? और डाइवोर्स के केस की प्रोसीडिंग भी आपने देखा होगा, अधिकतर जगहों पर बहुत लंबी लंबी चलती है, तो आपको मिला तो कुछ भी नहीं। इवन नुकसान अपना ये करके बैठ जाते हो कि मेंटेनेंस का जो केस होता है उसमें जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वहां पे अपोजिंग काउंसिल इस बात का फायदा उठाता है। भले लड़की साथ ना रहना चाहती हो, लेकिन उसका वकील ये कहता है कि ये तो साथ रहना चाहती थी साहब, ये देखिए इसने डाइवोर्स की पिटीशन लगा रखी है, अलग तो ये होना चाहता है, तो जब ये अलग होना चाहता है तो पैसा दे क्यों नहीं देगा? तो उनके मेंटेनेंस के केस को और बल मिल जाता है आपके इस गलत स्टेप से। तो एटलीस्ट डाइवोर्स का केस तब तक मत डालो जब तक कि मेंटेनेंस आपके ऊपर कुछ ना कुछ लागू नहीं हो जाता। हाँ, कुछ रेयर केस होते हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर डालना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर 90% केसेज में आप मान सकते हैं यही स्थिति होती है, सेम होता है, तो हमें वहां पे डाइवोर्स का केस इनिशियली नहीं डालना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई विशेष परिस्थिति आपके केस की ना हो। जितना आप वेट करोगे और जितनी शांति से चलोगे उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने मामलों को डील कर सकते हो। जितनी जल्दबाजी दिखाएंगे, जितना पैनिक होंगे, जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ज्यादा अपना नुकसान आप करेंगे, ये निश्चित है। भगवान ने हमको 2 कान दिए, जीभ 1 दी, ये इस चीज का संकेत है मैं सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। अब मैं यूं मान लेते हैं तो मेरा फील्ड है, लेकिन अगर कोई मेरा फील्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे मेडिकल से रिलेटेड किसी से ओपिनियन लेनी है, मैं ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन लेता हूं, मैं बात करता हूं किसी डॉक्टर साहब से कि साहब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे चाहिए कि मैं उनकी बात को ज्यादा सुनूं, अपनी बात को कम कहूं, अपनी प्रॉब्लम उनको बता दूं, और अगर वो मुझे कुछ समझा रहे हैं तो मैं उनकी बात को ज्यादा सुनूं। मानना है ना मानना बाद में मेरे ऊपर है, लेकिन उस समय पे मैं उनको ज्यादा मौका दूं बोलने का। यदि मैं उस कंसल्टेशन के दौरान मैं ही बोलता रहता हूं और जो डॉक्टर साहब हैं वो जैसे बोलना शुरू करते हैं मैं एकदम से बीच में इंटरप्ट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को क्या लाभ मिलेगा उस कंसल्टेशन का? तो यही चीज आपके मामलों में भी लागू होती है। आपका फील्ड अलग है, अब अगर आप किसी लीगल बंदे के पास जाके एडवाइस ले रहे हैं, किसी एडवोकेट से मिल रहे हैं या किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको भी ये चाहिए कि धैर्यपूर्वक सामने वाले को उसकी बात कहने का मौका दें, ज्यादा से ज्यादा सुने, ज्यादा से ज्यादा समझे, उसके बाद स्वयं निर्णय लें। निर्णय तो आप ही को लेना है ना, कोई बाउंड तो आपको कर नहीं रहा है। आपको अच्छा लगता है आप फॉलो करना, नहीं अच्छा लगता है तो इग्नोर करना। लेकिन जब भी आप किसी भी बंदे से मिलते हैं लिटिगेशन में, किसी एडवोकेट से मिलते हैं, किसी अफसर से मिलते हैं, किसी अधिकारी से मिलते हैं, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि वहां पे आपको कम से कम बोलना चाहिए और टू द पॉइंट बोलना चाहिए, ताकि वो आपकी बात सुने भी समझे भी। उन्हें आदत होती है हर रोज में पता नहीं कितने आप जैसे लोग वहां पे आते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी स्टोरी सुने,
और वो यही चीज़ देखते हैं कि सामने वाला अगर टू द पॉइंट बात कर रहा है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अधिकारी भी समझता है कि हाँ भाई आदमी जेन्युइन है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा पैनिक करके दिखाओगे, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये, बिना पूछे ही आंसर दोगे या ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपने एविडेंस प्रस्तुत करोगे, तो इस तरह से बात नहीं बनती। अधिकारी भी समझता है कि यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपने मामले में ध्यान रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।